हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अर्जुन जगवानी आज लेके आया हूँ MIB की एपिसोड नंबर 6। तो मेरे ख्याल से आपने अभी तक MIB की 1 2 3 4 5 ये सारी पांचों की सीरीज़ आपने देख ली होंगी। इसमें मैंने ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर के कुछ न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के थे उन टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। अब इनके और अगर आप टाइप्स मतलब उसी टाइप के न्यूमेरिकल अगर आप और प्रैक्टिस करो तो मेरे ख्याल से आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन टाइप के न्यूमेरिकल्स की। तो मैंने आपको हर तरीके के टाइप्स बता दिए कि इन सब टाइप्स के न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इन सब टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और यूजुअली इन सब टाइप्स के पूछे गए हैं। तो आज उसी तरह एटम्स एंड न्यूक्लियर यूनिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा, जिसमें से कुछ 1 मार्कर टाइप भी होंगे, कुछ 3 मार्कर टाइप भी होंगे। ठीक, तो उसी ऑर्डर में चलता हूँ। बेसिकली मैं 1 मार्कर थोड़े पहले कराता हूँ, फिर एंड में जो क्वेश्चन कराता हूँ वो 3 मार्कर टाइप्स होते हैं। तो उस हिसाब से तुम लोग देख लेना कि कौन से 1 मार्कर टाइप्स हैं, कौन से 3 मार्कर टाइप्स हैं। तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है? द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट? ठीक, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है? 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, यानी हमारा जो शेल नंबर है वो फर्स्ट शेल है। ठीक, अब कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो हमें सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, यानी अगर हमारा ऑर्बिट नंबर 2 हो तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका फॉर्मूला था, उसकी डेरिवेशन थी। हालांकि उसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती थी विच वॉज रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर या टू द स्क्वायर ऑफ शेल नंबर। जो भी आपकी ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, n उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या ऐसा कह सकते हो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हो। ठीक, बेसिकली शेल नंबर, कौन सी शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है, वो n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट शेल का रेडियस कितना दिया है? 5.3 टू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। सेकेंड शेल का रेडियस, सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको वी कैन राइट इट एज R1 अपॉन R2, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, इक्वल्स N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर। ठीक, ये सारी वैल्यूज रख दो, केवल R1 R2 की वैल्यू अननोन है, सिर्फ R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से अगर निकालो R1 की वैल्यू रख दो, R1 की वैल्यू कितनी है? 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 अपॉन R2। N1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर, और N2 की वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1/4। अब इनको ट्रांसपोज कर दो, R2 की वैल्यू आ जाएगी, 4 को इस साइड ट्रांसपोज करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 1 को डिनोमिनेटर में ले आओ, कोई इतना मतलब नहीं है, 1 ही रहेगा। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी ये 12। ठीक, ये 21.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। ये वैल्यू आएगी आपकी, रेडियस आएगी आपकी किसकी? R2 की, सेकेंड ऑर्बिट की। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, पॉइंट अगर हम एक साइड इस लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी एक ठीक ऐड हो जाएगा, मतलब माइनस 11 था माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो बोहर्स पोस्टुलेट थे, बोहर्स के 3-4 पोस्टुलेट्स हैं, उसमें से एक पोस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, ये MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी शेल का वो या तो h/2π हो सकता है, या तो 2h/2π हो सकता है, या तो 3h/2π हो सकता है, 4h/2π हो सकता है,
एंड सो ऑन, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये बोहर पॉस्टुलेट है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग मान लो एंगुलर मोमेंटम को, लेट एंगुलर मोमेंटम b इक्वल टू j, हमने एंगुलर मोमेंटम को j के इक्वल मान लिया, यानी हमने j के इक्वल मान लिया, मतलब एक सिंबल के इक्वल ले लिया। हम बार बार MVR लिखेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो हमने j ले लिया, सपोज कर लिया, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है j लो, मैं कर ले रहा हूँ बस, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, j इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी तीसरी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट जा रहा है। तो यहाँ पे N1 N2 ले ले, ठीक, ये हो जाएगा N1 H अपॉन 2 पाई, और J2 अगर माने तो ये हो जाएगा N2 H अपॉन 2 पाई, ठीक। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट से, तो ये जो बड़ी वैल्यू होती है इसको N2 ले लो, ये जो छोटी वैल्यू है इसको N1 ले लो, ठीक। तुम N1 इसको ले सकते थे, N2 इसको ले सकते थे, बट यूजुअली ऐसा काम करना कि N2 बड़े वाले को लेना, N1 छोटे वाले को लिखना। ये जितने भी आपके एटम्स हैं न्यूक्लियाई में, जब भी आप शेल नंबर कंसिडर करना, जब N1 कंसिडर करना तो वो छोटा शेल, मतलब जो फर्स्ट या जो भी छोटा शेल है, ठीक, और N2 जो कंसिडर करना वो उससे बड़ा वाला शेल कंसिडर करना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जब बामर सीरीज़, लाइमन सीरीज, जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब आप शेल नंबर्स को डिनोट करोगे, है ना, हाइड्रोजन सीरीज में जब शेल नंबर्स डिनोट करते हो तो N1 क्या होता है, छोटा शेल, N2 उससे बड़ा शेल, N3 उससे बड़ा शेल, N4 उससे बड़ा शेल। तो हम लोग 1 और 2 मतलब अगर कंसिडर कर रहे हैं तो 1 हमेशा छोटे वाले को कंसिडर करेंगे, 2 हमेशा बड़े वाले को, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखना। तो इसलिए मैंने N2 को 3 लिया है, N1 को 1 लिया है। यहाँ पे N2 की जगह पे 3 रख लेना, N1 की जगह पे 1 रख लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना है, यानी बेसिकली अपने को क्या निकालना है, J2 माइनस J1। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज निकाल लो, तो ये हो जाएगा N2 H अपॉन 2 पाई माइनस N1 H अपॉन 2 पाई, H अपॉन 2 पाई कॉमन ले लो, ठीक, ये हो जाएगा N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 यानी N2 और N1 की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2, यहाँ पे लिख दो 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, H अपॉन पाई, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, H अपॉन पाई आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक। तो H अपॉन पाई हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसका आंसर हो जाएगा H अपॉन पाई, ठीक। आगे देखो, ऐसा क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपसे बोल रहे हैं कि 4 ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन मान लो दे दिया आपको क्या, पहला ऑप्शन H अपॉन 2 पाई दे दिया, दूसरा ऑप्शन 2H अपॉन 2 पाई दे दिया, ठीक, तीसरा ऑप्शन 3H अपॉन 2 पाई दे दिया, चौथा ऑप्शन 4H अपॉन 2 पाई दे दिया। तो इसमें आप कौन सा टिक करोगे, आपका आंसर आ रहा है H अपॉन 2 पाई, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो 2H अपॉन 2 पाई आ रहा, 2 डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इन द न्यूक्लियर डिके प्रोसेस, ये रिएक्शन दी है, फाइंड PQ एंड आइडेंटिफाई X। तो ये रिएक्शन टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे रिएक्शन टाइप के देखो क्वेश्चन जो होते हैं ज़रूरी नहीं बहुत आ जाएं, है ना, बल्कि 5 मार्क के रिएक्शन के क्वेश्चन ही आ गए, ऐसा नहीं होगा। 1 मार्क का आ सकता है, मान लो 1 मार्क का एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, कि एक रिएक्शन दे दी, उसमें ये ऐसे ऐसे कुछ आइडेंटिफाई करने को दे दिया, और वैसे भी यूजुअली इतने ज़्यादा नहीं पूछे गए, तो थोड़ी बहुत रिएक्शन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 5 से 10 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक, 10 करना चाहो कर लो, मतलब मिनिमम 5 भी कर लोगे तो बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या है, बार बार रिपीट होते रहते हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन आ गया, कभी प्रोटियम आ गया, कभी ट्राइटियम आ गया, कभी हीलियम आ गया, तो ऐसे ही जब एलिमेंट्स होगा तुम देखोगे ऐसे ही एलिमेंट्स आते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसका तरीका ये होता है, ये जो मास नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, और जो मास एटॉमिक नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, दैट शुड बी इक्वल। क्या बोला मैंने,
मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल मास नंबर, बेसिकली टोटल मास नंबर की बात हो रही, ठीक, मतलब इन दोनों को ऐड करके, ठीक, टोटल मास नंबर ऑन राइट हैंड साइड, ठीक, मतलब टोटल मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टोटल मास नंबर ऑफ राइट हैंड साइड. सेम गोज विद एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल एटॉमिक नंबर ऑन राइट हैंड साइड, ठीक, ये रूल होता है आपका, ठीक. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे देख लो, मास नंबर को पहले देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे मास नंबर टोटल कितना है 14, राइट हैंड साइड पे कितना है p प्लस जीरो, p प्लस जीरो, तो यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक. q देखो, अब एटॉमिक नंबर की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, राइट हैंड साइड पे क्या है q और -1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा q -1, ठीक. q यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, मालूम है तुमको. तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी, 1 को इधर भेजो, q की वैल्यू आ जाएगी 7, q की वैल्यू आ गई 7. अब यहाँ पे रखो x की जगह पे, q की जगह पे 7 रखो, p की जगह पे 14 रखो. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है? तो एटॉमिक नंबर 7 वाला एलिमेंट याद करो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन. 7वें नंबर पे कौन सा आता है? नाइट्रोजन. तो यानी यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन 7 14. तो यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स मिल गए, आंसर लिख लो. p की वैल्यू है 14, q की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू है नाइट्रोजन. इसको पूरा लिख लेना, नाइट्रोजन 7 14, ठीक. तो ये आंसर है इसमें, ठीक. इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. अगला देखो, हाउ मच एनर्जी विल बी क्रिएटेड इफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. अब ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी कि लग रहा है कि पता नहीं इसमें क्या करना है. हाउ मच एनर्जी विल बी क्रिएटेड इफ 1 ग्राम ऑफ मैटर इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. मतलब देखो, एनर्जी मास इक्विवेलेंस देखा होगा तुमने, पढ़ा होगा. एनर्जी मास इक्विवेलेंस आपका जो भी एटम्स एंड न्यूक्लियाई है चैप्टर, उसमें बहुत मोस्टली आपका इन सब चीज़ों पे बेस्ड है. एनर्जी मास इक्विवेलेंट, एनर्जी मास इक्विवेलेंस बेसिकली क्या है? E इक्वल्स mc² लिखा जाता है. इसका जनरल जो हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं मीनिंग, वो ये यूज़ करते हैं कि इतनी एनर्जी से इतना मास क्रिएट किया, या वाइस वर्सा, इतने मास को हमने इतनी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक. मोस्टली हमने सेकंड स्टेटमेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक. तो एनर्जी और मास को इक्विवेलेंट बताते हैं कि इतनी मास है आपके पास, उसको आप इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 1 ग्राम ऑफ मैटर, यानी 1 ग्राम ऑफ मास, ठीक, मैटर का ही मास होता है, इज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. अगर 1 ग्राम ऑफ मास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक. अब भाई तुम्हें पता है मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैटर है यानी जो मास है वो चेंज हो रहा है एनर्जी में, कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में. तो यानी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली का मतलब है ये पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, E इक्वल्स mc². m का वैल्यू यहाँ पे होगी 1 ग्राम, c की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ठीक. तो 1 ग्राम को आप लोगे किलोग्राम में कन्वर्ट करो, SI यूनिट, 1 × 10⁻³ kg. कैलकुलेट कर लो. E इक्वल्स m की जगह पे रखो 1 × 10⁻³ और इसकी जगह पे c² की जगह पे रखो ये 3 × 10⁸ का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 10⁻³ × 9 × 10⁻16. तो आ जाएगा आपका आंसर 9 × 10⁻13 जूल. तो एनर्जी आ गई आपकी 9 × 10⁻13 जूल. तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक. तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक. अब 1 ग्राम की जगह 2 ग्राम दिया जा सकता है, 3 ग्राम दिया जा सकता है, या पॉइंट में दिया जा सकता है, दैट डजंट मैटर, वैल्यू डजंट मैटर, ठीक. ऐसे होगा ये क्वेश्चन. आगे देखते हैं. फ्रॉम बोहर्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला डिटरमाइन द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. क्या मतलब है?
फ्रॉम बोहर्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूला, ठीक है, डिटरमाइन द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमने बोहर्स एनर्जी क्वांटाइजेशन फॉर्मूले से एक फॉर्मूला आया है, ये फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है यहाँ पे, ये 1/λ इक्वल्स r n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 यहाँ पे होता है छोटा वाला शेल, n2 होता है बड़ा वाला शेल, ठीक। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, n1 क्या है, छोटा वाला शेल, छोटी वाली ऑर्बिट, n2 क्या है यहाँ पे, बड़ी वाली ऑर्बिट, ठीक। और कैपिटल R जो है वो क्या है, राइट्सबर्ग कांस्टेंट है। कैपिटल R क्या है, राइट्सबर्ग्स कांस्टेंट है, ठीक। इसकी वैल्यू होती है, कैपिटल R की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। बामर सीरीज की बात हो रही है। बामर सीरीज में क्या होते हैं, कोई भी ट्रांजिशन फ्रॉम एनी शेल ऑफ द एटम टू द सेकेंड शेल, ठीक, यानी सेकेंड शेल तक जितनी भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो होते हैं बामर सीरीज में। बामर सीरीज बेसिकली याद दिला दूं, अगर ये शेल 1 है, ठीक, ये शेल 2 है, ठीक, ये शेल 3 है, ये शेल 4 है, ये 5 है, ये शेल 6 है, और इसी तरह करते जाओ, ये इन्फिनिटी है, ठीक, इन्फिनाइट शेल तक, ठीक। तो बामर सीरीज में क्या होते हैं, थर्ड शेल से सेकंड शेल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, फोर्थ शेल से सेकंड शेल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, फिफ्थ से सेकंड पे आए, सिक्स्थ से सेकंड पे आए, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी से सेकंड पे आए, ठीक। तो ये जो सीरीज कहलाती है ये बामर सीरीज कहलाती है, ठीक। तो बामर सीरीज में कह रहा है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक। बड़ी वाली ऑर्बिट ब्रैकेट में हायर ऑर्बिट लिख दूं इंग्लिश में, हायर ऑर्बिट, और ये लोअर ऑर्बिट, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है वो रेडिएशन एमिट करता है। ये बोहर्स पोस्टुलेट्स में था कि एन इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट एमिट्स एनर्जी रेडिएशन या एमिट्स रेडिएशन, ठीक। तो यहाँ पे रेडिएशन एमिट होती है, बेसिकली कोई वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट होगी। तो कह रहा है लार्जेस्ट वेवलेंथ एमिट करो, ठीक। अब तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, याद दिलाता हूँ, E इक्वल्स एच न्यू जानते हो, E इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा भी जानते हो, ठीक। हम लोग इसको यूज़ करेंगे, E इक्वल्स एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक। अब लैम्डा को ऊपर भेज दो, E को नीचे भेज दो, तो लैम्डा इक्वल्स एच सी अपॉन ई। अब तुम खुद देखो, जो एनर्जी है, अगर मेरे को वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी मेरे को कम चाहिए होगी। देखो भाई, बिल्कुल है कि नहीं, वेवलेंथ मेरे को ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी भी कम चाहिए होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, लार्जेस्ट चाहिए, ठीक, तो एनर्जी मेरे को क्या चाहिए होगी, मिनिमम चाहिए होगी। सिंपल सी बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, और एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। तो यहाँ पे लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए। तो अगर ये देखो, इसको देखो, अब इसमें ये जो गैप्स हैं, ये देखो, ये फर्स्ट शेल की एनर्जी लेवल होगी, ये सेकंड शेल की एनर्जी लेवल होगी, ये थर्ड शेल की एनर्जी लेवल होगी, ये फोर्थ शेल की एनर्जी लेवल होगी, ये 5 की होगी, ऐसे ही करके ये इन्फिनिटी की एनर्जी लेवल होगी, ठीक। अब तुम खुद देखो, अगर ये एनर्जी गैप्स हैं, ठीक, ये एनर्जी गैप्स हैं, तो तुम खुद देखो सबसे छोटा एनर्जी गैप किसके किसके बीच में होगा, यानी जो सबसे छोटा एनर्जी गैप है, सबसे मिनिमम एनर्जी गैप किसके किसके बीच है, थर्ड शेल और सेकंड शेल के बीच में सबसे मिनिमम एनर्जी गैप है। मतलब एनर्जी जो चेंज हो रही है, जो डेल्टा ई है, जो चेंज इन एनर्जी है, वो किसके किसके बीच में कम है, सबसे मिनिमम किसके 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 बीच में, थर्ड शेल और सेकंड शेल के बीच में। इनके बीच का एनर्जी गैप सबसे कम है। अब ये गैप कंसिडर करो तुम,
और ये गैप कंसिडर करो इन्फिनिटी से 2 तक, तो कौन सा मिनिमम है? ये एनर्जी गैप मिनिमम है। तो अगर इस एनर्जी गैप में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, ठीक, इस एनर्जी गैप में अगर इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा तो वो मैक्सिमम रेडिएशन एमिट करेगा। मैक्सिमम रेडिएशन क्यों एमिट करेगा, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशन क्यों एमिट करेगा? क्योंकि एनर्जी गैप हमारे पास यहाँ पे मिनिमम है। तो बामर सीरीज में लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए, फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इज फ्रॉम, ट्रांजिशन कहां से कहां तक होता है? थर्ड टू सेकेंड ऑर्बिट, ठीक। तो तभी लार्जेस्ट वेवलेंथ एमिट होती है, यानी मिनिमम एनर्जी, ठीक, मिनिमम एनर्जी गैप, ठीक। तो यहाँ पे N1 की जगह पे क्या हो जाएगा? N1 मैंने क्या कहा था, लोअर ऑर्बिट है, तो N1 की जगह पे 2 रख देना, N2 की जगह पे 3 रख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ ऐसा, 1/λ इक्वल्स R, 1/N2 क्या, N1 क्या है 2 का स्क्वायर, माइनस 1/N2 की जगह पे रख दोगे 3 का स्क्वायर। R की जगह पे ये वैल्यू रख दो, ठीक, R की जगह पे ये वैल्यू रख दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक, कुछ भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसको रेसिप्रोकल करना मत भूलना, क्योंकि ये 1/λ है, ठीक। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर आया और उसको छोड़ के आंसर लिख दिया, मतलब वो यहाँ पे जो भी वैल्यू आई इनको कैलकुलेट करने के बाद वो आंसर उसको बना के लिख दिया, वो आंसर नहीं होगा, उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1/λ है, ठीक। तो यहाँ पे इसको जो भी आंसर आए उसको रेसिप्रोकल करोगे तो लैम्डा आएगा 6.60 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आएगा, ठीक। इसको चाहो तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, 660 नैनोमीटर, ठीक, या तो नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, या यहाँ पे भी ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे तो आंसर सही है, ठीक। तो ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इसी में अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछ लिया जाता, अगर इसमें क्या पूछ लिया जाता, मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करते, मैक्सिमम एनर्जी गैप, यानी N2 की जगह पे इन्फिनिटी रखते और N1 की जगह पे 2 रखते, ठीक। तो N1 की जगह पे तब क्या रखते, 2, और N2 की जगह पे इन्फिनिटी रखते, ठीक। तो 1/∞ ये टर्म 0 जाता, फिर निकालते तो आ जाता कुछ 336 नैनोमीटर करके आता, ठीक, या 3.36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक। कैलकुलेट करके देखना तुम लोग, लार्जेस्ट वाला तो लगाना ही लगाना, मिनिमम वाला भी लगा के देखना, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जैसे मैं बता रहा था रिएक्शन वाले, तो रिएक्शन के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो इससे पहले एक कराया था वो भी आ सकता था। तो देखो इसमें क्या है, वही कॉन्सेप्ट लिखना है, मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड, टोटल मास नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू द टोटल मास नंबर ऑन राइट हैंड साइड, और सेम गोज फॉर एटॉमिक नंबर, टोटल एटॉमिक नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल एटॉमिक नंबर ऑन द राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे करो, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में टोटल एटॉमिक नंबर ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 11 + 1। राइट हैंड साइड पे हम यहाँ एलिमेंट ले रहे हैं x, ठीक, pq, ठीक, pq कुछ भी ले लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 + q, 8 + q, ठीक। q की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, q की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 12, 12 - 8, ये हो जाएगा 4, ठीक। यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है 4, ठीक। p की वैल्यू निकालते हैं, p की वैल्यू निकालो, 5 + 1, लेफ्ट हैंड साइड पे एटॉमिक नंबर है 5 + 1, राइट हैंड साइड पे 4 + p, 4 + p। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1 6, 6 - 4 2, p की वैल्यू आ गई 2, यानी p की वैल्यू आ गई 2। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 हो और मास नंबर 4 हो, जाहिर सी बात है हीलियम। तो यहाँ पे लिख दो, इसका आंसर क्या होगा, हीलियम होगा, ठीक। ये आंसर होगा इसका फर्स्ट पार्ट का, ठीक। तो आंसर क्या है इसका, हीलियम, ठीक। सेकेंड पार्ट करते हैं इसी तरह, एटॉमिक नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मास नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा 14 + 4 इक्वल्स 17 प्लस x ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, x ले लेते हैं, ठीक।
मास नंबर को x ले लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 18 आ जाएगा ये, 18 माइनस 17 इक्वल्स x, तो x इक्वल्स 1 आ गया, ठीक, ये आ गया 1। y की वैल्यू निकाल लो, एटॉमिक नंबर 7 प्लस 2 इक्वल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 7 प्लस 2 है, राइट हैंड साइड पे 8 प्लस y, ठीक। तो y की वैल्यू निकाल लो, 9 माइनस 8 इक्वल्स y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक। तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो, मास नंबर 1 हो? हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हाइड्रोजन, ठीक, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर है हाइड्रोजन, ठीक। अब थर्ड पार्ट निकाल लो, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट हो जाएगा, देखो ये रिएक्शन दी है, मास नंबर देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, 1 प्लस 12 इक्वल्स 11 प्लस इसको ले लो x, ठीक, x ले लो इसको, तो ये हो जाएगा 11 प्लस x, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 11 इक्वल्स x, हाँ, ठीक। तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा 2, ठीक, x इक्वल्स क्या आ गया 2 आ गया, ठीक। y देखो क्या है, एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 0 प्लस 6 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स 5 प्लस स्मॉल y ऑन द राइट साइड, तो ये यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल्स y, यानी y की वैल्यू आ रही है 1, यानी यहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 1। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर 2 हो? तो ये है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 होता है, जिसे हम ड्यूटेरियम भी कहते हैं, यानी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, 1H2, ठीक। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएंगी इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से आपका आ सकते हैं। आपको एलिमेंट आइडेंटिफाई मालूम होना, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ठीक। जैसे नाइट्रोजन का उस टाइम पे था 7, ठीक, तो वहाँ पे 7 आ गया एटॉमिक नंबर, तो याद होना चाहिए भाई 7 एटॉमिक नंबर पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे आपको मालूम होगा 1H2 है तो प्रोटियम है, तो ड्यूटेरियम है, 1H1 है तो प्रोटियम है। अभी 1H3 होता, 1X3 होता तो ये हो जाता ट्राइटियम, ठीक, विच इज थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक रिएक्शन टाइप, ये आपका ये भी एक, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक, ये जो एक है 3 मार्कर क्वेश्चन थे, ठीक। 3 मार्कर क्वेश्चन में देखो ये कैसे आ सकता है। यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ थ्योरियम दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम दिया हुआ है, अल्फा डीके कन्वर्ट्स इनटू समथिंग, एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन दी है बेसिकली। अब कह रहा है इस रिएक्शन में ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ये कैलकुलेट करो, ठीक। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके उन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं जो होते हैं मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। तो मास डिफेक्ट होता है बेसिकली क्या, मास डिफेक्ट होता है कि हमने इनिशियली एक कोई भी सब्सटेंस लिया, ठीक, उसकी कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन कराई, या उसको हमने फिर जब बाद में देखा तो उसके मास में कुछ डिफेक्ट है। समझो ऐसे कि आप आलू और प्याज लेने गए, ठीक, आलू और प्याज आपके पास एक बैग है, एक झोला है, बैग है, जो भी कह लो, ठीक। तो आपके पास आलू और प्याज लेने के लिए बैग है, आपने क्या बोलते हैं, आलू 5 किलो कराए, प्याज 5 किलो कराए, ठीक। तो आपने जब आलू और प्याज को अलग अलग वहाँ पे वे करवाया, तौलवाया कि भाई आलू तौल दो, उसने 5 किलो आलू तौल दिया, आपने देखा 5 किलो आ रहा है एग्जैक्ट। फिर आपने प्याज को तौलवाया अलग से प्याज को तौलवाया, उसने भी वो भी 5 किलो आ रहा है एग्जैक्ट, ठीक। उन दोनों को मिला के तौलवाया तो एग्जैक्ट 10 किलो आ रहा है, अलग अलग मतलब अब मिला के भी तौलवा लिया हमने, ठीक, 10 किलो आ रहा है एग्जैक्ट 10 किलो। फिर आपने क्या किया, आलू और प्याज को पूरा उठा के अपने बैग में रख दिया, ठीक, आलू और प्याज को उठा के मान लो अपने बैग में रख दिया। फिर अब उस बैग को तौलवा रहे हैं, तो उस बैग का जो पूरा जो टोटल जो वेट आ रहा है, मान लो
आ रहा है 9.98 kg, मान लो ऐसा आ रहा है। तो भाई जब आप आलू और प्याज मिला के तलवा रहे थे तो 10 kg आ रहा था पूरा एग्जैक्ट, अब 9.98 kg आ रहा है, यानी कुछ मास जो है वो गायब हो गया। अब आलू प्याज के केस में ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे न्यूक्लियर में फिनोमिना चल रहा, वहाँ आलू प्याज में नहीं होगा, बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक। कि 10 किलो पे अलग अलग, मतलब उस बैग के बाहर अगर हमने उनको अलग से सेपरेटली वेट करके देखा तो भाई 10 kg आ रहा, पर अगर हम उनको एक बैग में रख के करें वेट तो हमारा 9.98 आ रहा, तो थोड़ा सा मास कहीं गायब हो जा रहा। वो मास क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो थोड़ा जो मास गायब हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट, ठीक। और यही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो फिर बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है न्यूक्लियस वगैरह में, ठीक। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मास डिफेक्ट का होता है किसके बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। मास डिफेक्ट बेसिकली होता है कि आपके अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक, एक न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक। तो अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अलग अलग वे करके देखो न्यूक्लियस के बाहर, ठीक, मतलब न्यूक्लियस के बाहर मान लो एक न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, तो उन 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन का वेट हम अलग से कैलकुलेट करें, ठीक, और फिर हम इकट्ठा न्यूक्लियस का वेट कैलकुलेट करें तो दोनों के मास में डिफरेंस होगा, तो वो जो छोटा सा डिफरेंस होता है वो मास डिफेक्ट कहलाता है, ठीक। अब इसमें भी और इसमें भी यही चीज़ होता है कि एनर्जी जो होती है, ठीक, बेसिकली रिएक्शन से पहले, बिफोर रिएक्शन जो मास होता है, ठीक, बिफोर रिएक्शन जो मास होता है वो ग्रेटर देन होता है आफ्टर रिएक्शन, ठीक। मतलब क्या होता है, बिफोर रिएक्शन मेरे पास इतना मास था, मान लो मेरे पास यूरेनियम का इतना मास था, अब रिएक्शन हुई, ठीक, तो ये कुछ मास में डिवाइड हो गया और कुछ एनर्जी रिलीज हुई। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है भाई, एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं रही कहीं से, क्या हो रहा है, यूरेनियम के मास का थोड़ा सा प्रपोर्शन, यूरेनियम के मास का थोड़ा सा प्रपोर्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तुम्हें लग रहा है यूरेनियम 2 टुकड़ों में बट रहा है, तुम देखो यूरेनियम, तुम देखोगे यहाँ पे 2 टुकड़ों में बट गया, एक टुकड़ा, मतलब मान लो एक यूरेनियम बड़ा सा मास है, एक न्यूक्लियस है, इसमें से न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो एक टुकड़ा चला गया बड़ा सा थोरियम बन गया, यूरेनियम से एक थोरियम बन गया, जो एक छोटा सा पार्ट बचा वो हीलियम में बन गया, ठीक। तो तुम्हें लगा है इसके मास के सिर्फ 2 टुकड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसके मास के एक्चुअल में 3 टुकड़े हो रहे हैं, एक थोरियम बन रहा है, एक हीलियम बन रहा है, और जो छोटा सा मास है, एक बहुत छोटा सा मास है, बहुत 0.0 समथिंग में, ठीक, 0.00 समथिंग में, वो एनर्जी में बदल रहा है, ठीक। तो ये मास डिफेक्ट है इस रिएक्शन में। तो पहले इस रिएक्शन में मास डिफेक्ट निकालोगे, फिर उस मास डिफेक्ट से जितनी भी एनर्जी बन रही होगी वो निकालोगे, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसा है, ठीक, क्वेश्चन की थ्योरी भी समझा दी यहाँ पे और क्वेश्चन का न्यूमेरिकल तो अभी कर ही रहे, ठीक। तो क्या करना है अपने को, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि बाइंडिंग एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है mc², ये आपको आंसर देगा जूल्स में, ये वाला जो फॉर्मूला है आपको आंसर देगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसमें जो मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और इसमें जो मास है वो किस में होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट में होना चाहिए, ठीक। तो ये फ़र्क है दोनों फॉर्मूलों में, दोनों लगा सकते हो, पर जब मास आपको एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना। यहाँ पे मास किस में दिया है, एटॉमिक मास यूनिट में, अगर मास केजी में दिया होता तो ये फॉर्मूला लगाते, जो हम लोगों ने लगाया था ना, इफ़ 1 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस इज कन्वर्ट डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली, जो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन लगाया था, तो उसमें ये फॉर्मूला ही लगा रहे थे, ठीक। तो आंसर जूल्स में आ रहा था। जब मास केजी में या ग्राम में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना, जब मास एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे डेल्टा एम निकालो, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा मास ऑफ यूरेनियम, माइनस मास ऑफ थोरियम, देखो यूरेनियम का मास टोटल माइनस थोरियम और इन सब का मास प्लस कर दो, ये जो थोरियम और हीलियम इनका मास प्लस करो, और यूरेनियम का मास है दोनों को माइनस कर दो तो इसका मास बचेगा, ठीक, जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ हीलियम, ठीक, इन दोनों का मास ऐड करके
यूरेनियम से माइनस कर दो तो जितना मास बचेगा डेल्टा एम वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पे मास ऑफ यूरेनियम कितना गया है 238.0508। इसको अप्रॉक्सीमेशन मत करना कि 238.05 ले लिया, पूरा लिखोगे जो दिया हुआ है, ठीक। 238.0508 जितने भी डिजिट दिए हों आगे डेसिमल के सब लिखोगे, माइनस, अब इन दोनों को ब्रैकेट में प्लस कर दो, कितना होगा 234.043.0436 प्लस मास ऑफ हीलियम कितना दिया है 4.00226, ठीक। अब देखो यहाँ पे आगे कोई क्या बोलते हैं नंबर नहीं लगा, यहाँ पे मान लो 3 हीलियम लग गया होता, यानी हीलियम के 3 न्यूक्लियस निकल लें, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, पर यहाँ पे क्योंकि कोई नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे मान लो कोई नंबर दे दिया होता कि 3 न्यूक्लियस निकल लें, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते, बस वो बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं करेंगे। ये कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एम आएगा, रुको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ भाई कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा डेल्टा एम आएगा 0.0046 एटॉमिक मास यूनिट, ये डेल्टा एम आएगा। अब आपको एनर्जी निकालनी है क्वेश्चन में, तो एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम इंटू 931.5, तो डेल्टा एम आ जाएगा 0.0046 इंटू 931.5। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 4.2849 एंड बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 4.2849 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अब चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो, तो राउंड ऑफ करना जो होता है ना, अप्रॉक्सीमेशन करते हैं बहुत बच्चे राउंड ऑफ कर देते हैं, तो हर स्टेप में राउंड ऑफ ना करो, सिर्फ एंड में आके राउंड ऑफ करो, जब फाइनल आंसर निकालो तब राउंड ऑफ करा करो, ठीक। तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी 4.284 है, तो इसको 4.29 भी लिख सकते हो, या 28 ही रहने दो, ठीक। राउंड ऑफ करोगे तो भी आएगा, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये 3 मार्कर टाइप में क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक थी कहानी आज की। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जो कि हमारी लाइव होगी, जिसमें हम लोग और सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद MIB की अगली सीरीज़ जो कि आपकी आएगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे, उसमें बताऊंगा कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसमें ज़्यादा, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उसका ग्राफ, हाफ का ग्राफ, फुल का ग्राफ। तो ये सब चीज़ें हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट MIB सीरीज़ में। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू। सावधान रहें, सतर्क रहें, खुश रहें।